वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 12 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए देखते हैं, उससे पहले सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल। तो हमारा पहला आर्टिकल है, भारत में सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता अब बढ़कर 60 गीगावाट हो गई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सोलर मॉड्यूल को फोटोवोल्टिक सेल्स या सोलर सेल के आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। इसका विनिर्माण क्रिस्टलीय सिलिकॉन जैसे अर्धचालक सामग्रियों से किया जाता है। सोलर मॉड्यूल सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गौरतलब है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। इसमें 300 गीगावाट की क्षमता सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी। ऐसे में 60 गीगावाट की क्षमता की प्राप्ति महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। भारत में सोलर मॉड्यूल की स्थिति क्या है? तो भारत में 100 से अधिक सोलर मॉड्यूल विनिर्माता हैं। इसमें 27 चुनिंदा विनिर्माताओं की विनिर्माण क्षमता 50 गीगावाट है। 2023 में भारत से 3900 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल निर्यात किया गया है। घरेलू विनिर्माताओं में से इसमें बढ़कर 30 गीगावाट प्रतिवर्ष करने की क्षमता है। उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय सोलर मॉड्यूल की विश्व स्तर पर मांग है। इनकी उत्तरी अमेरिका और यूरोप में विशेष रूप से मांग है। सोलर मॉड्यूल विनिर्माण से संबंधित मुख्य कुछ चुनौतियां हैं, देखते हैं। तो ये भारत में फोटोवोल्टिक मूल्य श्रृंखला से प्रारंभिक चरणों के लिए विनिर्माण क्षमता का अभाव है। पॉलीसिलिकॉन और वेफर मूल्य श्रृंखला के प्रारंभिक चरण होते हैं। अधिक पूंजी की आवश्यकता इसमें पड़ती है और उच्च परिचालन लागत भी इसमें आती है। सोलर सेल उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अनुसंधान और विकास का अभाव है हमारे यहाँ भी। तो अवसंरचना, गुणवत्ता, परीक्षण सुविधा और कुशल मानव संसाधनों के स्तर पर अनुसंधान एवं विकास की अभी कमी है। कुछ अन्य चुनौतियों में देखते हैं। तो इसमें सोलर मॉड्यूल के निर्यात पर कई तरह की सीमाएं लगाई गई हैं। इसमें नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भी देरी देखी जाती है इत्यादि। और सोलर पीवी मॉड्यूल से संबंधित सरकार की कुछ पहलें हैं, तो उनको देखते हैं। तो ये सोलर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन यानी PLI योजना शुरू की गई है। इससे अगले 3 वर्षों में 48 गीगावाट की नई विनिर्माण क्षमता सृजित होने का अनुमान है। 9 घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयात पर 40% का बेसिक सीमा शुल्क लगाया गया है। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर मॉड्यूल के लिए मॉडल्स एवं विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची तैयार की है। इसमें BIS मानकों का अनुपालन करने वाले योग्य मॉडल्स और विनिर्माताओं की सूचीबद्ध इनको सबको किया गया है। सार्वजनिक खरीद यानी मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है और आदेश के तहत इसमें सार्वजनिक यानी सरकारी और खरीद में स्वदेशी विनिर्माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी जलवायु लोचशील और निम्न कार्बन युक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए एक फ्रेमवर्क का अनावरण किया है, उसके बारे में है। तो आइए देख लेते हैं। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य दुनिया भर के समुदायों के स्वास्थ्य सुरक्षा में मदद करना है। इसके लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जाएगा और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लचीलेपन में भी वृद्धि की जाएगी। तो इसके मुख्य उद्देश्यों को देखते हैं। तो इसमें इसके सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों के पेशेवरों का मार्गदर्शन होगा और व्यापक और व्यवहारिक रणनीतियाँ एवं योजनाएँ विकसित करना। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य रणनीति, राष्ट्रीय अनुकूलन योजना का स्वास्थ्य घटक आदि। स्वास्थ्य देखभाल से संबंध में निर्णय लेने वाली भूमिका और जिम्मेदारियां को परिभाषित करना इसमें शामिल है और ये फ्रेमवर्क के 10 घटकों में उपाय करने का भी प्रस्ताव करता है। इसके 10 घटक अभी इसमें देखते हैं। तो इसके ये 10 घटक हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के नेतृत्व और गवर्नेंस, क्लाइमेट स्मार्ट स्वास्थ्य कार्यबल, जलवायु और स्वास्थ्य जोखिमों व GHG उत्सर्जन का आकलन करना और एकीकृत जोखिम निगरानी और पूर्व चेतावनी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ट्रैकिंग करना, इसकी स्वास्थ्य और जलवायु संबंधी अनुसंधान करना, जलवायु और लोचशील और
निम्न कार्बन युक्त अवसंरचनाएं, प्रौद्योगिकियों तथा आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना, स्वास्थ्य और पर्यावरण निर्धारणों का प्रबंधन करना, जलवायु संबंधी आपातकालीन तैयारी और प्रबंधन करना इसका, और जलवायु से संबंधित जानकारियों के आधार पर स्वास्थ्य कार्यक्रम को चलाना, और सतत जलवायु और स्वास्थ्य वित्त का पोषण करना इसमें शामिल है। तो इसके ये मुख्य घटक होंगे, इसमें नेतृत्व और गवर्नेंस, स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल, स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रणाली, आवश्यक चिकित्सा उत्पादन प्रौद्योगिकियाँ और सेवा वितरण और वित्त पोषण, इस सारे कंपोनेंट शामिल होंगे। ये फ्रेमवर्क अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ लक्ष्यों की कानून लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। ATACH वस्तुतः WHO की एक पहल है। इसे 2022 में आरंभ किया गया था। ये एक अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क है। यह जलवायु लोचशील और संधारणीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के विनिर्माण के लिए COP26 में निर्धारित महत्वाकांक्षाओं को साकार करने हेतु कार्य ये करता है। संधारणीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता क्यों है? तो ये स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को उसके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, और वैश्विक रूप से कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में स्वास्थ्य क्षेत्र का हिस्सा 5% है। पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अपशिष्ट को कम करने में इसकी ज़रूरत है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में 15% सामग्री को खतरनाक मानी जाती है। ये पहुंच और वरीयता बढ़ाने के लिए लागत में भी कमी ला सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए अभी राज्यों के हाई कोर्ट को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके बारे में तो आइए देखते हैं। तो ये 3 बेंच की पीठ ने अभी ये फैसला सुनाया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किए थे। इस याचिका में उक्त अधिनियम की धारा 8 के क्लॉज 3 को चुनौती दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के क्लास 3 में कम से कम 2 साल की सजा वाले अपराधियों के दोषी उम्मीदवारों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए स्वतः संज्ञान लेकर इन मामलों को दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन मामलों को इन रेसिडेंट कोर्ट्स ऑफ MP MLA शीर्षक के तहत दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामलों में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ द्वारा की जा सकती है। डेसिग्नेट यानी पदनामित न्यायालय निम्नलिखित को प्राथमिकता देगा। इसमें सांसदों विधायकों के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले शामिल होंगे। ये 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले इसमें होंगे, और अन्य मामलों में ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर मामलों का स्थगन नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए उपाय करने होंगे। अनुच्छेद 227 का क्लाज 1 इसमें प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने राज्य क्षेत्रों में जहां वह अपनी अधिकारिता का उपयोग करता है उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। ऐसे मामलों से जुड़े कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, तो देख लेते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का वितरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया था। लिली थॉमस मामला बनाम भारत संघ, ये 2013 में मामला आया था। इसमें विधायकों के किसी भी अपराध में कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये सदन के सदस्य नहीं, और वे सदन अब जब 2 साल की सजा सुनाई जाएगी तब वे सदन की सदस्य नहीं रहेगा, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। भारत संघ बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 बाद में मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। हमारा अगला आर्टिकल है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और सिडबी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोनों ने, उसके बारे में तो आइए देख लेते हैं। तो DABI और NRLM और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कुछ अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की टीमों की क्षमता और कौशल में वृद्धि करना, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनुभवी सदस्यों को सूक्ष्म उद्यमियों के में रूपांतरित करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए एक विश्वसनीय और संवेदनशील सहयोगी संरचना की स्थापना करना इसमें शामिल है, और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देने के लिए DAY/NRLM के भीतर मानकीकृत प्रोटोकॉल्स का कार्यान्वयन करना है। महिला उद्यमशीलता में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका क्या है? तो सेल्फ हेल्प उन महिलाओं उद्यमियों के लिए वित्त पोषण का स्रोत के रूप में कार्य करते हैं जिसमें उद्यम शुरू करने की इच्छा तो है, लेकिन उनके पास इसे आरंभ करने के लिए पर्याप्त संसाधन और आवश्यक वित्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए केरल का कुटुंबश्री स्वयं सहायता समूह इसका अच्छा उदाहरण है। ये एकजुटता को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के मुद्दों पर महिलाओं को एक साथ लाते हैं। उदाहरण के लिए देनलांग स्वयं सहायता समूह। ये समूह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में बेहतर कार्यक्षमता और निर्णय लेने के कौशल का भी विकास करने के लिए परिवेश तैयार करते हैं। DAY/NRLM के बारे में देख लेते हैं। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है और ये एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, और ये गरीबों को विशेषकर महिलाओं के लिए एक मजबूत संस्थाओं का निर्माण करता है और वित्तीय सेवाओं एवं आजीविका तक पहुंच को प्रदान करता है। यह मांग संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है और जिससे राज्यों की अपनी राज्य विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्य योजना तैयार करने को ये सक्षम बनाता है। देख लेते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB के बारे में। तो यह MSME क्षेत्र का संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। इसे 1990 में सरकार के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया था। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। हमारा अगला आर्टिकल है फ्रीटोमैग्मेटिक विस्फोट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने के बाद जापान की ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप विकसित हुआ है। ये फ्रीटोमैग्मेटिक इस विस्फोट के बारे में देखते हैं। तो ये जापान के ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के निकट एक नए द्वीप का निर्माण फ्रीटोमैग्मेटिक विस्फोट से हुआ है। यह एक विस्फोट है जिसमें मैग्मा और पानी दोनों शामिल हैं। ये सामान्यतः विस्फोटक के रूप में परस्पर क्रिया करता है, जिससे भाप और पायरोक्लास्टिक टुकड़ों का समवर्ती निष्कासन होता है। फ्रीटोमैग्मेटिक राख बुनियादी और अम्लीय रचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक ही तंत्र द्वारा बनाई जाती है। एक कम पुटिका सामग्रियों के साथ एक अवरुद्ध और समान परत का निर्माण करता है। यानी जो अन्य द्वीप होते हैं और ये जहाँ ज्वालामुखी मतलब विस्फोट हुआ है, वहाँ से ज्वालामुखी धीरे धीरे निकलता रहता है और ये एक में इकट्ठा हो जाता है और ये द्वीप दोनों जो होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसी घटनाएं वहाँ पे बहुत देखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्रीटोमैग्नेटिक विस्फोटों से को मैग्नेटिक विस्फोटों की तुलना से बेहतर वर्गीकृत और महीन दाने वाला माना जाता है। ये फाइटोमैग्नेटिक विस्फोटों के उच्च विखंडन का परिणाम है। ओगासावारा द्वीप समूह के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये ओगासावारा ये द्वीप समूह उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे बेनिन द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ज्वालामुखीय चाप है जिसमें 30 से अधिक द्वीप और टापू शामिल हैं। भूदृश्य में उष्णकटिबंधीय वन प्रकार और खड़ी चट्टानों घिरे स्क्लेरोफिलस झाड़ियों का प्रभुत्व यहाँ पर पाया जाता है और ये जापान के प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से भी एक है जापान के। हमारा अगला आर्टिकल है अभ्यास कारपेट और बोंगो सागर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच अभ्यास कारपेट और बोंगो सागर 7 से 9 नवंबर 2023 तक बंगाल के उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया। ये बोंगो सागर का चौथा संस्करण और समन्वित गश्ती अभ्यास का 5वां संस्करण है। ये दोनों द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हैं। भारतीय नौसेना के जहाज कुठार किल्टन के साथ अभ्यास में भाग लिया है। भारतीय नौसेना के जहाज कुठार किल्टन और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर और बांग्लादेश के नौसेना जहाज अबू बकर और अबू उबैदा के साथ अभ्यास में भाग लिया है।
कॉर्पोरेट 23 के दोनों नौसेनाओं के बीच आयोजित पहला मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास भी शामिल था, जिसमें समुद्र में खोज और बचाव परिदृश्य का अभ्यास किया गया है। INS कुठार एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, जबकि INS किल्टन एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट है, ध्यान रखना। हमारा अगला आर्टिकल है चिकनगुनिया के बारे में। तो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिकनगुनिया के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है, तभी ये चर्चा में है। ये एक वायरल बीमारी है चिकनगुनिया, और ये चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलती है। ये आमतौर पर मच्छरों यानी एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस द्वारा फैलता है, जो डेंगू और जीका वायरस भी फैला सकते हैं। ये इसका वर्णन पहली बार 1952 में दक्षिणी तंजानिया में फैलने के दौरान किया गया था। अब इसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के लगभग 40 देशों में पहचाना गया है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये लक्षणों में इसमें आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 8 दिन के बाद इसके लक्षणों दिखाई देते हैं, जिसमें 2 से 12 दिनों के बीच कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। इसके आम लक्षणों में अचानक बुखार आ जाना, जो अक्सर जोड़ों के दर्द के साथ होता है, और अन्य लक्षणों में मांसपेशियों का दर्द, सिर दर्द, मचली, थकान और छोटे छोटे दाने इसमें निकल आते हैं शरीर में। तो गंभीर जटिलताएं असामान्य है इसमें, लेकिन सामान्य गंभीर मामलों में दीर्घकालिक लक्षणों और यहाँ तक कि यहाँ मृत्यु का कारण भी ये बन सकते हैं। विशेषकर वृद्ध लोगों इसके चपेट में आएंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है। इसके उपचार में तो संक्रमण का उपचार का लक्ष्य आराम करना, तरल पदार्थ और दवाओं के साथ लक्षणों से राहत पाना है। हमारा अगला आर्टिकल है रेडिएक्टिव कूलिंग पेंट के बारे में। तो अभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने शोधकर्ताओं ने एक रेडिएटिव कूलिंग पेंट विकसित किया है, जो विशेष रूप से गर्म मौसम की स्थिति में इमारतों, पेवर्स और टाइल्स जैसी संरचनाओं को ठंडा करने के लिए इंजीनियर किया गया है। रेडिएटिव कूलिंग पेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इसे एक नवीन MgO PVDF पॉलीमर नैनो कॉम्पोजिट से विकसित किया गया है। उन्होंने पृथ्वी का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सस्ते और विषैले और गैर हानिकारक पदार्थों से तैयार अल्ट्रा वाइट और अल्ट्रा एमिसिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड और नैनो कंपोजिट का उपयोग इसको बनाने में किया है। डाइइलेक्ट्रिक नैनो कण के साथ अनुकूलित MgO PVDF के परिणाम स्वरूप 96.3% का बड़ा सौर परावर्तन और MgO बॉन्ड कंपन और पॉलीमर के अन्य स्ट्रेचिंग बॉन्डिंग कंपन के कारण 98.5 का रिकॉर्ड उच्च तापीय उत्सर्जन हुआ है। शोधकर्ताओं ने एक सरल समाधान संसाधित तकनीकी का उपयोग करके पॉलीमर नैनो कंपोजिट पेंट को विकसित किया है। थर्मोकपल का उपयोग करके पेंट के तापमान को मापकर तेज धूप के तहत उत्कृष्ट शीतलन प्रदर्शन किया है। नैनो कंपोजिट पेंट में पानी प्रतिरोधी हाइड्रोफोबिक गुण प्रदर्शित होते हैं और इसे उच्च एकरूपता और अच्छे आंसजन के साथ पेवर्स, लकड़ी की छड़ियों आदि पर आसानी से लेपित किया जा सकता है। उपचारित पेवर की सतह पर तापमान तेज धूप के तहत लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। इसमें पारंपरिक सफ़ेद पेंट की तुलना में लगभग 2 गुना होता है। ये कम लागत वाला है और समाधान संसाधित पेंट उच्च और परावर्तन पर अवरक्त थर्मल उत्सर्जन है। इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण शीतलन क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है। रेडिएक्टिव कूलिंग क्या होता है? तो ये पारंपरिक शीतलन प्रौद्योगिकियों की तुलना में बिना किसी ऊर्जा खपत के एक निष्क्रिय शीतलन तकनीकी है। इसके लिए बिजली स्रोतों की आवश्यकता होती है और अवशिष्ट गर्मी के आसपास के वातावरण में ये डंप किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है एबे बिल के बारे में। तो अभी अक्टूबर महीने में 10 करोड़ रुपए से अधिक एबे बिल जनरेट किए गए हैं। ये अपनी शुरुआत के बाद से सबसे पहली बार ये आंकड़ा पार किया है। एबे बिल का पोर्टल पर तैयार किया गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है। ये माल की आवाजाही की वैधता प्रदान करता है और साथ ही एक कर के भुगतान को भी सत्यापित करता है। CGST नियम 2017 के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की खेप की आवाजाही के लिए एबे बिल जनरेट करने की आवश्यकता होती है। ये 2 राज्यों के बीच और 1 राज्य के भीतर
माल की आवाजाही के लिए एबे बिल आवश्यक होते हैं। कोई राज्य अपनी राज्य सीमा के भीतर इस माल की आवाजाही के लिए लागू एबे बिल मूल्य सीमा तय कर सकता है। अब देख लेते हैं हमारा एक न्यूज प्लेसेस में। तो आज हमारा सुर्खियों में रहे स्थलों में है म्यांमार। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये म्यांमार जुंटा नेता ने अभी कहा है, वहाँ पे भी जुंटा का शासन, आर्मी का शासन है, वहाँ की आर्मी को जुंटा कहते हैं, उसके हिंसक झड़पों में देश की अखंडता को खतरे में पड़ सकती है। तो इसकी राजनीतिक सीमाएं देख लेते हैं। तो ये एक भू आबद्ध देश नहीं है, यानी ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसकी सीमा हमारे इंडियन ओशन से लगती है। इसकी सीमा चीन से उत्तर और पूरब से लगती है, और लाओस की सीमा पूरब से लगती है। थाईलैंड दक्षिण में और बांग्लादेश पश्चिम और भारत उत्तर से इसकी सीमाएं साझा करते हैं। ये भारत है, बांग्लादेश है से, और थाईलैंड से, लाओस से और चाइना से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसकी समुद्री सीमा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगती है। यहाँ पे पर्वत में पटकाई रेंज, नागा हिल्स और चिन हिल्स भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं। माउंट खाकाबो ये 5881 मीटर ऊंची, सबसे ऊंची इसकी चोटी है। ये दक्षिण में रखाइन पर्वत, ये आराकाम पर्वत पर अवस्थित है। यहाँ पर एक सान नामक पठार है, और नदियों में यहाँ पर इरावती, सालबिन, चिंडबिन, सितांग आदि यहाँ पर नदियाँ हैं। तो हमारे आज के आर्टिकल सारे खत्म हो गए, और अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।